तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नंबर 47 में क्वांट्स सेक्शन जो था। तो चलिए जी विद द फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी। फादर गिव्स 90,000 टू हिज सन। द सन परचेज्ड अ टीवी, अ फोन एंड अ बाइक 15,000, 13,000 एंड 35,000 रुपीज का respectively, and puts the remaining amount in the scheme which is at compound interest 15% per annum. Find the total percentage change in amount received by him initially if after 2 years he sells all the items at 80% of the value। यानी जो उसने आर्टिकल्स खरीदे थे उसको उसने 80% पे बेच दिया, जो बची अमाउंट है उसको उसने कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पे रखा है। तो ये चेक करना है जी 90,000 में से वैल्यू बढ़ी है या वैल्यू घटी है, और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओवरऑल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। मान लेता हूं जी स्टार्टिंग के अंदर 90,000 उसके पास था, तो 90,000 में से उसने सन को परचेज किया जी 15,000, 35,000 एंड 30,000, यानी 15 और 35 दैट विल बी 50, 50 और 13 दैट विल बी 63,000, यानी 63,000 रुपए के ये आर्टिकल्स उसने खरीद लिए। अब 63,000 रुपए के आर्टिकल्स खरीदे हैं तो इसका मतलब अब भी उसके पास 27,000 रुपए बचे हैं, जिसको उसने क्या करना है जी, उसको उसने लगाया है जी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो दिया है 15% के हिसाब से। तो हमें इस केस में इस आर्टिकल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी, जो रहेगा 15% के हिसाब से 2 साल का, और उसके साथ साथ इस वैल्यू को मुझे 20% के हिसाब से डिक्रीज करना है, यानी इसकी कीमत का 80% रह जाएगा। और ये देखना है जी उससे टोटल वैल्यू जो है वो बनती है वो कितनी बनती है। तो चलिए जी सबसे पहले सीआई कैलकुलेट कर लेते हैं जी। मान लेते हैं जी अगर मुझे 2 साल का सीआई कैलकुलेट करना है, तो ये मान लेते हैं जी मेरे पास फर्स्ट ईयर और मेरे पास सेकेंड ईयर है। सबसे पहले रहेगा जी 15,000। एक काम करते हैं जी, बजाय हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के, हम यहाँ सीधा इक्वेशन ही बना देते हैं। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ जी, तो ये बेसिकली इक्वेशन ये बन रही है कि 63,000, जो आपके पास 63,000 के आर्टिकल्स थे शुरुआत में, उसको मैंने 20% डिक्रीज कर दिया, यानी वो रहा जी अपनी कीमत का 80%। तो जो उसकी कीमत का 80% रहेगा, कुछ पैसा तो उसको यहां से मिला। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है जी, मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूं, यानी प्लस रहेगा जी 27,000 रुपए पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यानी 27,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना है जी। 15% का मतलब होता है जी 3/20। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो बनता है जी 20 और 3, 23/20 मल्टीप्लाई बाय 23/20। तो देखो जी एक बार क्वेश्चन देखो जी, आपको स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो क्लियर है या नहीं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो जी, तो यहां से टोटल वैल्यू निकल के आती है 86,107। आप चेक कर लेना जी, 86,107.5। लास्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है जी, अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है तो बेसिकली कितनी डिक्रीज हुई है। तो आप लास्ट में ये चेक कर सकते हो कि अगर हमें 90,000 वाले आर्टिकल के सिर्फ इतना वैल्यू मिला है, यानी कि 86,107 मिला है, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट स्टेप रहेगा जी 90,000 माइनस रहेगा जी 86,107, और डिवाइड करेंगे जी इनिशियल, यानी शुरुआत में मेरे पास कितना था, तो 90,000, और मल्टीप्लाई करेंगे जी 100 से। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार चेक कर लो जी कि आपको ये चीज क्लियर है या नहीं। यानी 90,000 से अगर 86,107.5 मिला है, तो बेसिकली जो डिक्रीज रहेगा वो 4.2% का डिक्रीज रहेगा। तो चलिए जी इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अ पर्सन हैज 40,000, 40% ऑफ दिस एट 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, रेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट 10%। चलिए जी इनिशियली बात करें तो मेरे पास 40,000 रुपए हैं। 40,000 में से 40%, 40,000 का 40% कैलकुलेट करो तो 1,60,000 रुपए, यानी 1,60,000 रुपए के ऊपर, सॉरी 40,000 है, तो ये रहेगा जी आपका 16,000 रुपए, यानी 16,000 रुपए के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिला है जी 12.5% के हिसाब से, जो मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। और बचने का मतलब है जी 60%।
60% इसका लोगे तो ये रहेगा जी आपके पास 240 यानी 24,000। तो 24,000 जो है उसको मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है, जो रखा है जी 10% के हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड फर्स्ट वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें लास्ट में ये फाइंड आउट करना है जी उसके द्वारा टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना बना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सीआई निकाल लेते हैं जी 1/8। 12.5 का मतलब है जी 1/8 है। ये मान लेते हैं जी मेरे पास 2 ईयर्स गिवन है। ये मान लेते हैं जी मेरे पास 2 ईयर्स गिवन है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो पहला साल क्या है जी, मुझे 1/8 करना पड़ेगा 16,000 का, यानी अगर आप सॉल्व करो तो 2000 आता है। दूसरा साल क्या है जी, प्रिंसिपल का ऊपर भी लगेगा और उसके अलावा जो आपके पास पिछले साल का इंटरेस्ट है उसका भी मुझे 1/8 करना है। तो चलिए जी अगर मैं इसका 1/8 करूं तो ये आता है जी आपके पास 8, 2 जा 16, रिमाइंडर इज 4, 5 जा 40, तो ये बनता है जी 250। यानी अगर मैं यहां से 2 साल का सीआई कैलकुलेट करूं तो बनता है जी 4250 रुपए। अब आ जाते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% अगर एक साल का है तो 2 साल का 20% रहेगा, यानी मुझे सिंपली 20% निकालना है जी इस वैल्यू का। तो 20% कैलकुलेट करो तो ये बनता है जी 4800 रुपए। यानी जो बची वैल्यू 60% थी उससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जी 4800। लास्ट में उसने दोनों का इंटरेस्ट टोटल पूछा है जी, 4 और 4 8, 9, 9050 रुपए आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। राजीव डिसाइडेड टू गो फॉर अ डिनर विद 12 फ्रेंड्स, ही पेड 145। यानी राजीव ने पे किया है जी अपने हिस्से के 145 रुपए प्लस, इसके अलावा ईच फ्रेंड्स जो है पेड इक्वल अमाउंट। मैं ये मान लेता हूं जी हर पर्सन जो है एक्स रुपीज दे रहा है। एक पर्सन अगर एक्स रुपीज देगा तो 12% जो है वो 12 एक्स रुपीज देंगे। यानी अगर हर पर्सन जो है वो सेम अमाउंट देता है जो कि 12% है, तो इससे they later found that the average amount of should be paid by all of them has 5 more than what is actually paid by his friends. That means जो x वो पहले दे रहे थे अब उससे 5 रुपए एवरेज ज्यादा बनती है। तो मैं ये कहूं जी एक पर्सन है, 12% ये है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पे 13 आ गई। और अब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो पहले के एवरेज से 5 रुपए ज्यादा बनते हैं, तो ये रहेगा जी x+5। चलिए एक बार इक्वेशन चेक कर लो जी। राजीव है 145 दे रहा है, 12% हर पर्सन x रुपीस देता है, 12% 12x देंगे, टोटल डिवाइड बाय 13 दैट इज इक्वल टू न्यू एवरेज दैट विल बी x+5। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 145 प्लस रहेगा जी 12x, 13 इंटू एक्स दैट विल बी 13x, और 13 गुना 5 करें तो आएगा जी 65। यानी अगर आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये बनता है जी आपके पास 80 रुपए। 145 माइनस 60। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स इज 170। चलिए जी 6 स्टूडेंट हैं, एवरेज जो है वो 170 है। तो एक की अगर 170 है तो 6 स्टूडेंट का 17 34 51 68 85 102 यानी 1020। द एवरेज हाइट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स इज 175 सेंटीमीटर्स। तो चलिए जी अगर 8 स्टूडेंट का 175 है तो एक की वैल्यू 175 है जी, 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट की 8 गुना कर लेते हैं, तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करो तो बनता है जी 1400। यानी इन 8 स्टूडेंट्स का जो टोटल बनता है जी वो आपके पास बनता है जी 1400। तो यहां से अगर मैं 8 और 6 टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो 6 और 6 12 13 14 स्टूडेंट हो चुके हैं जी। द एवरेज हाइट ऑफ टोटल 16 स्टूडेंट्स इज 180 सेंटीमीटर्स। तो चलिए जी एक बार इनको जोड़ लेते हैं जी। यानी 8 और 8 16, 14 स्टूडेंट्स का जो एवरेज बना है वो बना है जी 2420। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि 16 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 180 सेंटीमीटर्स है। तो चलिए जी एक की वैल्यू अगर 180 है सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब है मुझे इसको 16 स्टूडेंट्स की निकालने, तो इसको 16 टाइम्स कर लेते हैं जी। यानी अगर इसको मैं 16 गुना करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है जी 288। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है जी 288 और एक 0। यानी अगर मैं बात करूं जी इन दोनों के डिफरेंस की तो आप डिफरेंस यहां से कैलकुलेट कर सकते हो जी। 2420 है
और 2880 है, यानी अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये बनता है जी आपके पास डिफरेंस 460 का। यानी ये जो 460 आपके पास डिफरेंस आया है, ये जो आपके पास 460 डिफरेंस आया है, ये आया है जी दो स्टूडेंट्स का, यानी 18, 14 और 16 का मतलब है जी 18। तो इसका मतलब है जी अगर मेरे पास दो स्टूडेंट्स का एवरेज 460 है, तो यहां से मुझे एक स्टूडेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर रहेगा जी 230 सेंटीमीटर। आंसर रहेगा आपका 230 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो जी कि आपको ये चीज क्लियर है। दैट विल बी 230। तो चलिए और आगे चलते हैं जी। फ्रॉम अ टैंक T1 कंटेन 54 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। ओके, केमिकल और एक्वा जो है यानी पानी जो है वो 8:1 रेशो में है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक मिक्सचर है जी जिसमें 8:1 रेशो में मेरे पास केमिकल और वाटर है, तो ये मान लेते हैं जी 8:1 है केमिकल का और वाटर का रेशो। अब स्टार्टिंग में कुछ भी लीटर्स है कोई मैटर नहीं करता, अगर मैं उसमें से 18 लीटर जो है वो निकाल रहा हूं तो 18 लीटर भी आपके पास इस रेशो में ही बाहर आएगा। यानी अगर मैं बात करूं जी यहां से कि मैंने टोटल 18 लीटर्स जो है वो निकाला है, तो 18 लीटर्स का मतलब है जी टोटल 9 हिस्से हैं। 9 हिस्से को अगर मैं 18 लीटर से इक्वेट करूं तो डेफिनेटली एक हिस्सा जो है वो 2 लीटर आता है। एक हिस्सा 2 लीटर आने का मतलब है जी 8 हिस्से 16 लीटर होंगे और एक हिस्सा जो है वो 2 लीटर होगा। यानी जो मैंने 18 लीटर्स यहां से मिक्सचर निकाला है उसमें 18 लीटर्स में से 16 लीटर्स केमिकल है और 2 लीटर्स जो है वो आपका वाटर है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन में। कह रहा है 18 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाला है और उसको T2 टैंक में डाल दिया जिसके अंदर केमिकल का और वाटर का रेशियो 3:1 यानी कि डिफरेंट है। तो चलिए जी मान लेते हैं जी अगर मैं कहूं T2 जो मिक्सचर है या T2 जो टैंक है उसके अंदर रेशियो जो है वो 3:1 की है केमिकल का विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी एक्वा से। तो एक काम करते हैं जी अगर मैं कहूं केमिकल की बात करें तो केमिकल स्टार्टिंग में 3x मान लेता हूं कि केमिकल जो है वो शुरुआत में 3x था। अब मैंने उसमें और ऐड किया है जी 18 में से जितना 16 लीटर है वो केमिकल है, तो वो केमिकल को ही इंक्रीज करेगा। और अगर पहले वाटर जो था वो x था तो वाटर के अंदर मैंने 2 लीटर वाटर ऐड किया है तो वाटर को ही इक्वेट करेगा यानी वाटर में ही ऐड होगा। अब उसने ये कहा है कि अब डिफरेंस जो है वो टोटल केमिकल का और टोटल एक्वा का 30 लीटर्स है। चलिए जी दोनों का डिफरेंस दिया है जी तो मैं इक्वेशन के लिए डिफरेंस कर देता हूं। यानी ये मान लेते हैं जी मेरे पास उसमें केमिकल है माइनस वाटर की बात करें तो वाटर उसके अंदर अब x+2 है, यानी x पहले था और 2 मैंने और ऐड कर दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस उसने दिया है कंडीशन में वो उसने मुझे दिया है जी, इन दोनों का जो डिफरेंस मुझे दिया है वो मुझे दिया है जी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दैट विल बी 30 लीटर्स। तो मैं इक्वेट कर देता हूं जिसको, ये आएगा आपके पास 30 लीटर्स। तो यहां से सबसे पहले तो हम x कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अगर यहां से हम x फाइंड आउट करें तो ये आ रहा है जी 3x माइनस एक्स यानी कि 2x प्लस 16 माइनस 2 यानी कि प्लस का 14 दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 30 लीटर्स। यानी अगर आप यहां से x की बात करो तो x की वैल्यू निकल के आ रही है जी 30 माइनस 14 यानी 16। 16 बाय 2 का मतलब है जी ये रहेगा आपके पास x इज इक्वल टू 8। अब x वैल्यू अगर 8 है तो लास्ट में देख लेते हैं जी क्या उसने पूछा है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर इन टैंक टू T2, यानी T2 के अंदर मुझे इनिशियली मिक्सचर बताना है जी टोटली कितना था। तो T2 में से हमने कुछ निकाला नहीं जी, टोटल पार्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक हिस्सा अगर 8 है तो T2 के अंदर टोटल 4 हिस्से हैं। तो ये मान लेता हूं जी एक हिस्सा अगर मेरे पास 8 है तो टोटल हिस्से जो T2 के अंदर थे वो 4 हैं, यानी मेरे पास टोटल मिक्सचर रहेगा जी 32 लीटर। चलिए जी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। Now 50% of the mixture is taken and the resultant quantity of milk is 40 liters more than the quantity of water. Okay, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। मान लेते हैं जी टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की हमें पूछी गई है, उसको मान लेते हैं जी कुछ वैल्यू है। अब स्टेटमेंट में से रेशियो जो है वो 3:1 का है, जो है जी आपका मिल्क का वाटर के साथ। तो ये मान लेता हूं जी मिल्क है और ये मान लेते हैं वाटर है। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने 50% मिक्सचर का ड्रॉन ऑफ किया है, 50% मैंने मिक्सचर निकाला है,
तो बचे मिक्सचर का जो टेस्ट है वो सेम रहेगा, जो रेशियो है वो सेम रहेगी। तो मान लेते हैं जी इसमें से मैंने 50% मिक्सचर जो है वो निकाल लिया, यानी अब बचे मिक्सचर का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, अनलेस और अनटिल मैं किसी एक चीज को यानी सिर्फ मिल्क को या सिर्फ वाटर को ही ना निकालूं, तब तक जो रेशियो है वो आपका सेम रहेगा। तो चलिए जी अब आ जाते हैं जी, कह रहे रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर मिल्क जो है वो 40 लीटर ज्यादा है वाटर से। तो चलिए जी दोनों के अंदर रेशियो पार्ट में डिफरेंस देख लेते हैं जी। दो हिस्से को अगर मैं इक्वेट करूं 40 लीटर से, तो यहां से डेफिनेटली आप एक हिस्सा जो है वो 20 लीटर निकाल सकते हो। अब एक हिस्सा अगर 20 लीटर है तो यहां से मैं टोटल क्वांटिटी निकाल रहा हूं। एक हिस्सा अगर मेरे पास 20 लीटर्स है तो यहां से मैं टोटल क्वांटिटी निकाल रहा हूं। अब टोटल क्वांटिटी का मतलब है जी टोटल हिस्से यहाँ पे चार और एक, तीन और एक चार हैं, तो मैं चार हिस्से की वैल्यू निकाल लेता हूं जी। एक हिस्सा अगर 20 है तो चार हिस्से का मतलब है 80 लीटर जो है यहाँ पे रहा होगा। अब ये 80 लीटर जो है वो मिक्सचर बेसिकली तब है जब मैंने उसमें से 50% निकाल लिया था। तो अगर मैं कहूं जी स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू थी जिसमें से 50% निकाला और बचा 50% 80 लीटर्स है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 80 से 80 ज्यादा यानी 160। तो इनिशियल क्वांटिटी अगर वो पूछता है तो 160 है। हमें पूछा है इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना था, तो मिल्क की वैल्यू इनिशियली 3 थी जी, टोटल 4 हिस्सों में से, तो 160 में कितना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है जी 120 लीटर, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडिंग टू डू अ जॉब इन 4 डेज बट 20 मैन ड्रॉप्ड एवरी डे। हर एक दिन 20 नंबर ऑफ पर्सन रिड्यूस हो जाते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लेते हैं जी नंबर ऑफ पर्सन जो है, ये मान लेता हूं जी टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो m नंबर ऑफ पर्सन है, और कितने डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं 4 डेज। तो मैं नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक टोटल वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं कि टोटल मुझे इतना काम जो है वो करना है। अब शुरुआत में नंबर ऑफ मैन m रहेंगे और हर एक दिन के बाद 20 नंबर ऑफ मैन कम हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनाए तो इस तरह से बन रही है जी कि मान लेते हैं जी इनिशियली नंबर ऑफ मैन m है, एक दिन काम किया, प्लस अगले दिन m में से 20 नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे, अगला दूसरे दिन काम किया, प्लस अगले दिन इस घटे पर्सन में से और 20 घटेंगे, तो ये हो जाएगा जी m माइनस 40। यानी आपको एक सीरीज नजर आएगी और ये चलेगी जी अप टू 7 टर्म्स तक। 7 टर्म्स क्यों? क्योंकि 7 दिन है, ये चलेगी जी अगर पूरा काम कंप्लीट होने में 7 दिन लगे हैं तो इस तरह की सीरीज जो है वो 7 चलेगी। तो अगर आप यहां से चेक करो तो सीरीज एक ऐसी सीरीज बन रही है जी जो बेसिकली एपी सीरीज है। तो मैं यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूं, यानी एपी का फॉर्मूला ये रहता है जी कि अगर आपको सम निकालना है जी एन टर्म्स का, अगर आपको सम निकालना है जी एन टर्म्स का, तो फॉर्मूला कहता है जी एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं ये इंप्लीमेंट कर रहा हूं जी यहाँ पे। अगर आप वेरिएबल्स की बात करो तो n यहाँ पे रहेगा जी नंबर ऑफ टर्म्स, a यहाँ पे रहेगा फर्स्ट टर्म और d रहेगा जी कॉमन डिफरेंस। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। अगर 7 टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, 7 बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब है जी फर्स्ट टर्म, और अगर आप फर्स्ट टर्म चेक करो तो फर्स्ट टर्म m है, प्लस n माइनस वन, यानी 7 माइनस 1 का मतलब है 6 है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी m माइनस टू माइनस m, तो m कैंसिल है जी, माइनस का 20 जो है वो आपका डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए जी उम्मीद है जी आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यहां से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं जी जो आपके पास बनेगा। तो चलिए जी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं अच्छा इसको इक्वेट किससे करेंगे, हम टोटल वर्क से इक्वेट कर देते हैं। मुझे पता है जी टोटल काम जो है वो m नंबर ऑफ पर्सन ने 4 दिन में किया है, तो मैं इक्वेट कर देता हूं जी 4 टाइम्स ऑफ m से, कि टोटल काम जो है वो 4 टाइम्स ऑफ m है। यहां से आप निकाल सकते हो जी m की वैल्यू। हमें निकालना है जी स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मैन जो है वो कितने थे। तो चलिए जी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7 इंटू टू 14 टाइम्स ऑफ मैन है, प्लस 6 इंटू टू इज 12, दिस इज 20,
डिफरेंस जो है वो 20 का है। चलिए जी, 6 इंटू टू इज 12, 120, 120 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करो जी, 4 को 2 टाइम्स करोगे तो 8 मैन आ जाए। चलिए जी, यानी कैलकुलेशन देख लेते हैं जी, 14 मैन 6 इंटू टू, 42 इंटू टू दैट विल बी 84, और ये रहा जी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मैन। चलिए जी, अब लास्ट में यहां से मैन निकाल लेते हैं जी। 14 में से अगर 8 मैन माइनस करोगे तो 6 नंबर ऑफ मैन बचेंगे, और ये इक्वल रहेगा जी 840। तो यहां से अगर आप मैन निकालना चाहते हो तो 6 1 जा 6, चलिए 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 2, 6 4 जा 24, यानी 140 निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी 140। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन एवरी 4 मंथ ऑफ एन आर्टिकल, यानी अगर हर 4 मंथ के बाद जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब एक साल में 3 बार डिस्काउंट मिलेगा, 4 महीने, 4 महीने और 4 महीने का। कह रहा है अगर लास्ट मैंने परचेज किया है जी 25,515 में, दिसंबर के मंथ में, यानी मंथ ईयर के लास्ट में, तो ये बताना जी जनवरी के अंदर उसका प्राइस कितना था, यानी शुरुआत में एक साल के। तो चलिए जी, मान लेते हैं जो शुरुआत में उसका कुछ मार्क प्राइस था, जो पहले केस में 10% डिक्रीज होगा जी, तो अगर 10% डिक्रीज हुआ है तो अपनी कीमत का 90% बचेगा। दूसरे केस में फिर 10% डिक्रीज हुआ जी सक्सेसिवली, 90 बचेगा। फिर तीसरे केस में 10% डिक्रीज हुआ तो 90 बचेगा, और ये 3 बार डिक्रीज होने के बाद 25,515 बना है। तो चलिए जी, अगर आप यहां से x सिंप्लीफाई करो जी, सारी वैल्यूज उधर जाके रिवर्स होंगी। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, 35,000 रुपए आपके पास आंसर आएगा। यानी 35,000 को अगर मैं 3 बार 10-10% डिक्रीज करूंगा तो 25,515 ही बनता है। चलिए जी, लास्ट ले लेते हैं जी, गजोदर एंड मनोहर, सैलरी जो है वो 3:4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे सही सही। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जी एक पर्सन गजोदर है और एक पर्सन मनोहर है। क्वेश्चन ये कह रहा है जी इनका एक साल पहले का जो रेशो है कमाई का, वो 3:4 है। रेशो ऑफ द इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी इज 4:5। यानी इसका मतलब है कि जो आपका गजोदर है उसकी सैलरी अगर पिछले साल 4 थी तो इस साल 5 है, और जो मनोहर है उसकी सैलरी अगर पिछले साल 2 थी, उसकी सैलरी अगर पिछले साल 2 थी तो अब उसकी सैलरी जो है वो 3 है। आपको दिया गया है जी अब की टोटल वैल्यू, यानी 4160 रुपए, और प्रेजेंट सैलरी बतानी है जी गजोदर की। चलिए जी, सबसे पहले यहां पे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि पिछले साल की सैलरी को पिछले साल की रेशो पार्ट सैलरी से कैसे आप इक्वेट करोगे। तो चलिए जी, अगर मैं देखो इंप्लीमेंट करूं स्टेटमेंट को, तो करने का तरीका कुछ इस तरह से बन रहा है कि मान लेते हैं जी अगर पिछले साल गजोदर की सैलरी जो है वो 3 हिस्से थी, तो 3 हिस्से को, या मैं ये कहूं जी तो ज्यादा अंडरस्टैंड करना बेहतर होगा, ये मान लेते हैं जी पिछले साल के अगर मैं हिस्से की बात करूं तो पिछले साल गजोदर के हिस्से 3-4 थे, और पिछले साल की एक्चुअल सैलरी 3x थी, तो 4 हिस्से को 3 से इक्वेट करके आप एक हिस्सा निकाल सकते हो, जो रहेगा जी 3/4। और एक हिस्से को लास्ट में अगर 5 हिस्से निकालना है तो 5 हिस्से बनाने का मतलब है जी इसको 5 गुना करेंगे तो मैं कह सकता हूं जी 15/4। या तो हम इस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहें तो किया जा सकता है, या उससे एक आसान तरीका है जी अगर हम इसको सॉल्व करें तो उससे ज्यादा बेटर तरीका ये है कि हम यहां पे कुछ ऐसी वैल्यूज बना लें कि इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो मैं काम करता हूं जी, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, यानी दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है, तो दोनों टर्म्स को 4 टाइम्स कर लेता हूं, यानी मैं इसको भी 4 गुना कर रहा हूं और मैं इसको भी 4 गुना कर रहा हूं। अब उससे देखो बेनिफिट क्या होगा, हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं जी अगर इनकी सैलरी शुरुआत में गजोदर की और
मनोहर की जो सैलरी थी स्टार्टिंग में, हम ये एज्यूम कर लेते हैं जी, ये है 12 रुपए और ये है आपके पास 16 रुपए। अब पॉइंट ये है कि 4 हिस्से को 12 से इक्वेट करके 5 हिस्से की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये कह सकता हूं जी, अगर 4 हिस्से को मैं 12 से इक्वेट करूं, यानी अगर 4 हिस्से जो हैं वो 12 होते हैं, तो इसका मतलब एक हिस्सा जो है वो 3 होगा। और अगर एक हिस्से की वैल्यू 3 है तो 5 हिस्से का मतलब है जी, 5 हिस्से आपके रहेंगे 15। तो इसका मतलब है अगर ये पिछले साल 12 रुपए कमाता था, जो कि 4 हिस्से थे, तो इस साल ये 15 हिस्से कमाता है, यानी कि जो 15 रुपए। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये चीज जो है वो क्लियर हुई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये इस केस के लिए। अब इस वाले को ओरली कर लेते हैं कि अगर इसकी शुरुआत में 16 रुपए कमाई थी पिछले साल, तो पिछले साल हिस्सों में कमाई कितनी थी? 2 हिस्से। तो 2 हिस्से को अगर आप 16 से इक्वेट करो तो एक हिस्सा 8 रहेगा, और एक हिस्सा 8 रहेगा, तो 3 हिस्से की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास निकल के आता है जी 24। तो चलिए जी अब लास्ट स्टेप ले लेते हैं जी। अगर मैं कहूं अब दोनों के मिला के सैलरी 4160 रुपए है, तो कंबाइन कर लेते हैं जी, दोनों को मिला के कितना बनता है, यानी 15 और 24 का मतलब है जी, दोनों को मिला के बन रहा है जी 39। तो 39 हिस्से को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं जी आपके 4160 से, तो यहां से मैं एक हिस्सा निकाल लेता हूं जी। एक हिस्से का मतलब है जी 4160 डिवाइड किया जाएगा 39 से। तो अगर आप 39 से डिवाइड करते हो जी, तो ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं। 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, रिमाइंडर इज 2, 2 जा 26। तो ये 320 आ रहा है जी, 320 इज डिवाइड बाय 3। अब ये अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं जी फिलहाल के लिए, और लास्ट में देख लेते हैं किसकी सैलरी निकालनी है। प्रेजेंट निकालनी है जी गजोदर की, तो गजोदर इनमें से कौन सा था जी? 15 हिस्से। तो लास्ट स्टेप रहेगा जी आपके पास कि अगर एक हिस्से की वैल्यू जो है वो 320/3 है, तो मुझे लास्ट में निकालना है जी गजोदर की सैलरी, जो आपके पास है 15 हिस्से। तो इसको 15 गुना कर लेते हैं जी, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से ये बनता है जी 3 से एग्जैक्टली 5 टाइम्स है, यानी 320 को 5 गुना करो तो 160, यानी 1600 रुपए आपके पास आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है जी, सी ऑप्शन, दैट विल बी 1600। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। एक्सपेंसेस ऑन फूड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 5, 15 और 3। एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 20, 10 और 30 से। तो चलिए जी वेरी इजी क्वेश्चन, मान लेते हैं जी 5 रुपए, 15 रुपए और 30 रुपए, या 3 रुपए पहले का खर्चा है। हम एक काम करते हैं जी, क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये मान लेता हूं जी 50 रुपए है, 150 रुपए है और ये आपका 300 रुपए है। अब जो इंक्रीज है पहले वाले केस में 20% का, दूसरे वाले केस में 10% का, और लास्ट वाले केस में आपका 30% का। तो चलिए जी इंक्रीज करते हैं जी, अब की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है जी 20% बढ़ाएं तो 60 रुपए हो जाएगी, 10% बढ़ाएं तो ये बनेगा जी 15 रुपए बढ़ेंगे, 165 हो जाएगी, 30% बढ़ाएं तो 9 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 39 रुपए हो जाएगा। तो अब मुझे ये लास्ट में बताना है जी कि फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है पहले से कितना परसेंट बढ़ा है। ओके, तो 50 और ये आ गया जी आपका 250, 150 प्लस 50 इज 200 प्लस 30 इज 230 रुपए। तो ये आ रहा है जी आपके पास 230। अब का देख लेते हैं जी कितना आ रहा है, 230, 60 और 165, ये आ रहा है जी 6 और 6 12, 225 और 39, 225 और 39, 264। चलिए एक बार चेक करना जी, यानी अगर पहले खर्चा जो था जो 230 रुपए था, अब वो खर्चा बढ़ के 264 रुपए हो चुका है। तो हमें ये बताना है जी कि इंक्रीज जो है वो कितना हुआ है। तो 230 से 264 होने का मतलब है 34 रुपए बढ़ा है, और 34 रुपए किससे बढ़ा है? 230 से। तो ये परसेंटेज में कितना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर निकलता है 1418/23, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई टू पुणे। एक पर्सन है जी मुंबई से पूना की तरफ जा रहा है, मुंबई से पूना की तरफ जा रहा है, और उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला है। चलिए, आफ्टर कवरिंग 50% डिस्टेंस ही रियलाइज he wouldn't reach estimated time, वो अपने एग्जैक्टली टाइम तक पहुंच नहीं पाएगा।
तो अगर लास्ट में कहें जी उसको ओवरकम करने के लिए उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है 33.33 से, यानी 1/3 स्पीड जो है वो बढ़ाई है, तो वो रीच करता है अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम। अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज ना करता तो वो 1 घंटा लेट हो जाता, यानी जितना टाइम उसको अभी लगा है हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा ज्यादा लगता। तो चलिए जी मान लेते हैं जी अगर मैं 33.33 की बात करूं तो स्पीड का रेशो 3 से 4 बन रहा है, यानी उसने पहले वाले केस में 3 की स्पीड से ट्रेवल किया और उसके बाद बची हुई डिस्टेंस को यानी हाफ डिस्टेंस को अगर वो 3 की स्पीड से ट्रेवल करता तो 1 घंटा ज्यादा लगता अगर वो 4 की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं जी अगर आपको स्पीड्स का रेशियो बनाना है तो स्पीड पहले 3 की थी तो मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं जी 1/3 यानी 4 कर रहा हूं। स्पीड अगर 3 से 4 हुई है जी, डिस्टेंस आप कांस्टेंट है, तो मैं यहां से टाइम का रेशियो बना सकता हूं दैट विल बी 4 से 3। अब ये चेक करते हैं जी टाइम में रेशियो पार्ट में गिरावट एक हिस्से की है और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो एक हिस्से की वैल्यू 1 आर का फर्क दे रही है। तो अगर एक हिस्सा 1 आर होता है तो इसका मतलब 4 हिस्से जो हैं वो बेसिकली 4 आर्स होंगे, यानी अगर वो 45 की स्पीड से चलता तो वही डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस जो है वो 4 घंटे में ट्रेवल करता। अगर वो 45 को 1/3 इंक्रीज करके करता तो वही डिस्टेंस वो 3 घंटे में ट्रेवल करता। तो मैं इंक्रीज नहीं कर रहा जी स्पीड, टाइम बचाते हैं, यानी अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं तो अगर स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की होती है तो उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते, सॉरी 4 घंटे लगते, 1 घंटा ज्यादा लगता। तो मैं कह सकता हूं जी इंटू 4 कर देते हैं जी, 45 गुना 2 90, 90 गुना 2 विल बी 180। तो यानी इसका मतलब है जो हाफ डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का है। अब अगर हाफ डिस्टेंस 180 है तो पूरा रहेगा जी 360 का। तो अगर वो डिस्टेंस पूछता तो मेरा आंसर रहता जी 360 किलोमीटर, बट उसने कहा है जी अगर 120 की स्पीड से ट्रैवल करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो 360 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा जी अगर स्पीड 120 की है तो 3 घंटे एग्जैक्टली आपका आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अमित, अनिल और अजित राइड होम एंड देयर कॉमन ऑफिस विद स्पीड, यानी स्पीड्स का रेशियो मेरे पास गिवन है, अगर तीनों ने मिला के 94 मिनट्स का टाइम जो है वो लिया है, यानी तीनों का मिला के टोटल टाइम गिवन है, तो ये बताना है जी सम ऑफ द इंडिविजुअल टाइम टेकन। ओके, कवर द इंडिविजुअल डिस्टेंस, जो कि सेम है, दोनों ने डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रैवल किया है। तो अगर डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है तो स्पीड की रेशियो से आप इनवर्स करके टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मान लेते हैं जी अगर मैं स्पीड की बात करूं अमित, अनिल और तीसरा पर्सन है जी अजीत, तो ये मेरे पास स्पीड का रेशियो है जी 5:4:3। अब स्पीड से टाइम बनाने का मतलब है जी अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आप इनवर्स करने के लिए इनका एलसीएम लेके एलसीएम से उसको डिवाइड कर सकते हो। मैं सीधा कर रहा हूं जी कि अगर एलसीएम ले जी 5 4 20 और 3 60, तो तीनों को डिवाइड कर देते हैं जी 1/60 से। तो ये बनेगा जी आपके पास फर्स्ट केस में 12, दूसरा आएगा जी आपके पास 15 और तीसरा आएगा जी 5 × 4 20। तो लास्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं जी उसने तीनों का टाइम मिला के मुझे टाइम दिया है, तो तीनों के टाइम के रेशियो पार्ट जोड़ देते हैं जी, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 47 हिस्से। 47 हिस्से जो है वो तीनों का टाइम मिला के 94 मिनट्स बन रहे हैं। तो 47 हिस्से अगर 94 मिनट्स बनते हैं तो इसका मतलब है जी एक हिस्सा, इसका मतलब है एक हिस्सा जो है वो 2 मिनट का होगा। और अगर एक हिस्सा जो है वो 2 मिनट का है, अगर एक हिस्सा जो है वो 2 मिनट का है, तो लास्ट में पूछा है जी अनिल का टाइम, तो अनिल का टाइम चेक करो जी 15 हिस्से हैं, एक हिस्सा अगर 2 मिनट है तो 15 हिस्से का मतलब है जी 30 मिनट जो है वो आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है जी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था जी आज का सेशन आपका जो मैथ सेक्शन था आपके टेस्ट का। उम्मीद है जी आपको वीडियो समझ में आएंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ
ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ that means ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ए वाली ऑप्शन बची ते साडे कोल बची सी ऑप्शन बची है नानक सिंह जी ही वाज ए फेमस नॉवलिस्ट ठीक है जी ड्रामेटिस्ट नहीं सीगे सो इस करके दैट मीन साडा जवाब किहड़ा होएगा वो ए ऑप्शन साडा जवाब होएगा और इस तरीके नाल आपां देखदे हां साडा जवाब है ए ऑप्शन अगला क्वेश्चन ग्रीन पंजाब मिशन एम्स एट विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ग्रीन पंजाब मिशन पंजाब दे विच ग्रीनरी नूं वधाउणा इत्थे फॉरेस्टिंग ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ planting trees on all available land checking deforestation conducting surveys and all of these ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ that is planting trees on all available land in the state both forest and non forest land ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿ this is the answer ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ the following objective and the functions in the area are achieved through green punjab fund creation of green cover by planting a maximum possible number of trees on all available land in the state both forest and non forest land so ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ that means ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ dash the musical instruments was invented by so ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਉਸ ਹੈ ਸਾਰੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਖਾਵਜ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਤਾਉਸ ਸਾਰੰਦਾ ਤਾਉਸ ਐਂਡ ਪਖਾਵਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਖਾਵਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਖਾਵਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚੀਆਂ A B C ਸੋ ਤਾਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ तो दैट मीन्स कि ए वाली ऑप्शन जी सी गलत होएगी ठीक है जी और ए वाली ऑप्शन भी गलत होएगी ठीक है जी तो ਇਹ ਸਾਰੰਦਾ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਰੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਰੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਉਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ Rakhsarai Amanat Khan is a dash is situated in dash district once again ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਭਾਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚੀਆਂ? A ਐਂਡ B। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ 1223 ਏਕੜ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ that is ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? that will become ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। that means ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। Word Sikh owes its origin to which are the following languages? ਇਹ ਤਾਂ आई थिंक ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ हैं कि सीख से सिख बनया है, तो इसका मतलब संस्कृत इज द राइट आंसर ਇੱਥੇ है। और अगला क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, PEPSU was formally inaugurated by merging together how many East Punjab princely states out of which dash are in the present day Punjab? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਇਹ 3 ਤਾਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਕਲਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? ਉਹ 5 ਬਚੀਆਂ। ਉਹ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚ ਗਈਆਂ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਤੇ ਕਲਸੀਆਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ ਕਿ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਫੀਟਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਕਮਾਂਡਰ ਅਫਗਾਨ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, grandson ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ in 1797 in which battle? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। once again ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ, ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? B ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਜਾਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। Who got the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ at ਪਟਿਆਲਾ built to commemorate the visit of dash? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ SGPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੈਫਾਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਫਾਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਲਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਖਲ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਇਨ। ਔਰ ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗ ਇਨ ਵਿਚ ਰਾਗ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗ ਆਸਾ 'ਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁੰਡੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2015 ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ देयर ऑफ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪਾਰਟ देयर ऑफ, ਬਠਿੰਡਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ देयर ऑफ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। Which part of Punjab has the maximum rainfall? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਨਸਰ। ਆਊਟ ਆਫ following option, which governor of Punjab had the longest stay as governor? longest stay as ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ICS ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਟੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Which important fort was obtained by Maharaja Ranjit Singh without firing a single bullet from dash brother of governor of Kashmir in 1813? ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਤਾ ਖਾਂ, ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ, ਅਤਾ ਖਾਂ। ਸੋ दैट मीन्स या अता खां होएगा या जहांदाद खां होएगा। उधर मुल्तान, अटक, कांगड़ा ते जम्मू ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਤਾ ਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਤਾ ਖਾਂ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤਾ ਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਅਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਤਾ ਖਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਐਂਡ ਅਟਕ। The Chinese traveler Hyun Sang, who visited India at the time of Harshvardhana, talked highly of which area of Punjab? देखो दो ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿਊਂਗ ਸਾਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਹਿਆਨ। ਫਾਹਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 4ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਿਊਂਗ ਸਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਸਰਹੰਦ ਹੋਇਆ। Which of the following were known as the ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਇਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸੈਂਚਰੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸ। ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ देखते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपने कमेंट में लिख के भेजो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए अपना 47 मॉक टेस्ट देखेंगे, ठीक है। जीके क्वेश्चंस की क्या रहे हैं एंड लास्ट में आप अपना स्कोर टैली कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिलो गैसेज एंड देयर मेन कंपोनेंट आर गिवन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। वो कहता है आपको कुछ गैसेज के पेयर दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, ठीक है, जो उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये आपके पास गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड बाय द ज्वेलर टू मेक गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑर्नामेंट हैवियर। वो कहता है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम के बनाए हुए ज्वेलरी को हैवी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ टूटे ना। मतलब गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी टूट जाता है, तो उसके लिए आपके पास इरिडियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो गोल्ड का प्रोडक्ट है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो टूटे ना जल्दी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। वो कहता है आपको इन सारे इवेंट्स का एक डायरेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, ठीक है, कि कौन सा पहले हुआ है। तो सबसे पहले अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कि किस सेशन में क्या हुआ था, ठीक है। तो एक बार राइट आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको इसको मैच कर देता हूँ। सूरत सेशन 1907 कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। गया सेशन 1922 आपके पास स्वराज पार्टी बनी थी। मद्रास सेशन 1927, ठीक है, ये आपका डिसीजन लॉन्च हुआ था सिविल डिसओबीडियंस का, और 29 के अंदर आपका क्या पास हुआ था? इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, ठीक है जी। चलिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो उसके लास्ट रूलर कौन थे? दैट वाज सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर ने इन्हीं के समय में भारत पे हमला किया था। अल-बरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद, अल-बरूनी किन के साथ आए थे? ही केम विद द महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान भी पढ़े थे। होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी ये फेमस है। विच गुप्ता रूलर हैड लेड अ कैंपेनिंग टू द साउथ एंड वाज एन एक्सपर्ट वीना प्लेयर। वो कहते हैं गुप्ता वंश के वो राजा जिन्होंने साउथ की तरफ कैंपेनिंग किया और वो वीना के बड़े शानदार प्लेयर थे। तो आंसर क्या है आपके पास? समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। इनके नाम पे सिक्के भी बनाए गए थे ऐसे। इन विच उपनिषद इज मेंशन सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपके पास किस में लिखा गया है? मुकुंद उपनिषद में लिखा गया है। Whom of these was the Nanda ruler at the time of Alexander invasion? अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत के शासक कौन थे? उस समय बेसिकली मगध के शासन कौन था? धनानंद was the king. Who committed the most daring murder of Sir Curzon Willie in 1907 the public meeting in London? ठीक है, 1907 में कर्जन विली को सरेआम गोली मारी गई थी पब्लिक मीटिंग में। तो इट वाज डन बाय एमएल ढींगरा। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया वॉज, जो पहले मुस्लिम शासक भारत में बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके गौरी बनते हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। इनमें से कौन से शासक की मृत्यु चौगान यानी हॉर्स पोलो खेलते हुई थी? तो इट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मराठा कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट द इंग्लिश लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। वो कहते हैं इनमें से किसने तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के अंदर एक कॉन्फेडरेसी मतलब लोगों को इकट्ठा करके युद्ध लड़ने की कोशिश की थी? तो इट वाज द पेशवा, ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने ये कोशिश की थी बट दे गॉट डिफीटेड। गोवा वाज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज इन 1510। 1510 में गोवा पे कब्जा किया था बीजापुर के राजाओं से। आदिल शाह राजा हुआ करते थे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अगर आप इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हो तो ये किससे मिलकर बनती है? कंपोजिशन क्या है इसका? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, और तीसरा है हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। आर्टिकल 79 इसको जस्टिफाई करता है। Being a non-member, who among the following can participate in the proceeding of either house of the parliament without having right to vote? इनमें से कौन से व्यक्ति जिनके पास वोटिंग का राइट तो नहीं है लेकिन ऑडियंस का राइट है कि वो किसी भी सेशन में जाके बैठ सकते हैं? तो इट इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, दैट इज अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76।
In a particular case, the advice tendered by the Council of Ministers is sent back to the President for reconsideration. If the Council of Ministers adhere to their earlier advice, the President, वो कहता है अगर किसी केस के अंदर प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए और बिल फिर से वापस आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो क्या होगा? तो ही हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट सच एडवाइस। तो जो आया है दूसरी बार प्रेसिडेंट बिल वापस नहीं भेज सकते, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है। टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिबेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। वो कहता है कि रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसी की पार्शियलिटी ना करे, तो वो किसी भी तरीके की कोर्ट में प्रैक्टिस उसके बाद नहीं कर सकते हैं, प्ली नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपके पास क्या होता है? अ कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स कोर्ट्स, यानी कि जहां पे आपका सारा डाटा, जो भी आपका फैसला आया है उसको लिखित में रखा जाता है, जो बाद में प्रेसिडेंट या मिसाल के तौर पर आप यूज कर सकते हो। Who has been enrolled in the bar council of the state as the first transgender lawyer in the Kerala? तो बड़ी इसके बच्चे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो पद्मा लक्ष्मी ये पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं जिन्हें बार काउंसिल के अंदर ऐड किया गया है, और बहुत बहुत कंट्रोवर्सी हुई इसके अराउंड, बट ठीक है, अच्छा है, इक्वालिटी की बात करते हो तो इक्वालिटी होनी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद द फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी टू इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज इन, ठीक है, किस स्टेट ने टाई अप किया है आपके फ्रेंच के साथ? तो इट वॉज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। Who has acquired Switzerland's Credit Suisse bank facing as a financial crisis? ठीक है, तो किसने लिया है इसको? UBS Group has bought it, ठीक है। Which state has become the first state to pass the right to health bill? ठीक है, right to health bill आपके राजस्थान में, और आप देख रहे हो पिछले 20 दिन से यहाँ पे डॉक्टर्स आज भी स्ट्राइक पर बैठे हुए, प्राइवेट डॉक्टर सारे हेल्थ उस पे हैं। Who has won the single titles of the Indian Wells Masters? तो ये जीता है आपका कार्लोस अल्काजार ने, ठीक है जी। According to the World Happiness Report 2023, which country is the happiest country in the world? So it is Finland. लगातार 6 साल से फिनलैंड इस नंबर में पहले नंबर पे बना हुआ है। So this is all we have. इंडिया का रैंक याद रख लेना, इंडिया का रैंक 125 आया इसमें इस बार 146 कंट्रीज में से, ठीक है। तो this is all we have. Stay continued for the next session. Till then, take care of yourself. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, उसके सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट सोल्यूशन से। सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात करी गई है। प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट। पावर पॉइंट अक्सर सारे बच्चे यहाँ पे Ctrl+N आंसर कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट Ctrl+N आंसर करेंगे। बेटा Ctrl+N जो होता है वर्ड में होता है, यहाँ पे Ctrl+M आएगा। Ctrl+M से न्यू स्लाइड इंसर्ट आपके पास होती है। सो आंसर इज ए ऑप्शन। डन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस। अब कोई आपके पास फाइल आपने बना के रखी है, अगर उसी में कोई नई आपने बनाई हुई फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+L, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, एंड नहीं होगा। Ctrl+A सेलेक्ट फॉर ऑल होता है। तो यहाँ पे ये जो है Ctrl+O ओपन आपके पास एग्जिस्टिंग के लिए होगा, जो कि MS वर्ड में भी सेम रहेगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, the dash folder retains copies of messages by you have started but are not yet ready to send। मतलब आप किसी फोल्डर के ऊपर, जैसे जीमेल में आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई किसी को मेल टाइप कर रहे हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट बना लिया पर किसी कारण से वो आपने सेंड नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट में वो जो आपका फोल्डर है, वो जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होती है? ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, एड्रेस बुक या फिर सेंड आइटम में। तो वो होती है ड्राफ्ट्स में। आपके पास वैल्यू कहाँ पे हो जाती है? स्टोर हो जाती है ड्राफ्ट्स में। होपफुली बात क्लियर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डैश अ सर्च बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन द सर्च इंजन कैन यूज टू सिलेक्ट अ स्मॉलर मोर यूजफुल सेट टू अ रिजल्ट। रिफाइन, एक्सप्लेन, लोड या फिर क्वेरी। जब भी आप किसी चीज़ को करते हैं, सर्च करते हैं, तो एक्चुअल में रिफाइन होके, रिफाइन का मतलब जो सबसे बेहतरीन होगा वही आपको यहाँ पे मिलता है। सो आंसर इज ए ऑप्शन। रिफाइन सर्च के आपको रिजल्ट मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन।
टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर मेमोरी। देखो इनपुट तो आंसर नहीं बनेगा, आउटपुट कभी भी आंसर नहीं बनेगा, दीज आर द यूनिट। स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है और आपके पास ये टेम्परेरी होती है। अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्वियस है लॉस्ट क्या होगा, टेम्परेरी होगा, ना कि परमानेंट। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, मेमोरी जो है लॉस्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, द डैश enable you to simultaneously keep multiple web pages open in one web browser। टैब बॉक्स, आपके पास पॉपअप, हेडर, हेल्पर, टैब रो या फिर एड्रेस बार। तो डायरेक्ट आंसर की मैं बात करता हूँ, टैब रो में आप लोग ये चीज़ों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके पास एम एस एक्सेल का, इसका पूछा गया जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एम एस एक्सेल का, उसे क्या बोला जाता है? टैब बॉक्स, सेल बॉक्स या फिर रेंज, उसे बोला जाता है सेल। उसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, डैश इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, चेजिंग या फिर अलॉटिंग। अलॉट तो बांटना होता है, क्रैशिंग नहीं होगा। ट्रैक तो नज़र बना के रखना है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग बोला जाता है। डन। नेक्स्ट है, which port content special type of musical instrument in the sound card? बस, CPU, MIDI या USB। USB स्टोरेज होता है, बस डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है MIDI। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और मॉक में कैसे क्वेश्चन रहेंगे उनको जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? आपके पास आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट की मैं बात करता हूं तो क्या बोला गया है यहाँ पे? शुड देयर बी अ कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेस्टेंट फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन एनी कंस्टिट्यूएंसी। मतलब हमें एक कैप रखनी चाहिए। कैप मतलब है यहाँ पे एक लिमिट रखनी चाहिए कि इतने ही बंदे किसी भी कंस्टिट्यूशन से इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो इसके आर्ग्यूमेंट में क्या है? यस, दिस विल मेक पार्लियामेंट्री इलेक्शन मोर मीनिंगफुल एज द वोटर कैन मेक द कंसिडर जजमेंट फॉर कास्टिंग देयर वोट। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो आपके पास एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जिससे कि आपका वोट डिवाइड भी नहीं होगा और आपको जजमेंट करने में भी आसानी होगी कि किसको वोट दें, किसका मीनिंगफुल रहेगा और किसका मीनिंगफुल नहीं रहेगा। हाँ ये तो सही है। अगला है, नो in a democracy any person fulfill the eligibility criteria can contest parliamentary election and there should be no restriction। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके पास भारत जैसे देश में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कहीं नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इसका आंसर जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली सबसे पहले आप लोगों को ये बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7। देखो जब भी आपके पास ऑलवेज 7 आ जाता है तो उसने साफ तौर पे ये पूछा कि इनमें से कौन सा डाइस ऐसा है जिसका डाइस का अपोजिट सम 7 के बराबर बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है एक के अपोजिट 6 आना चाहिए था, ना कि 7 में, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। अगला है आपके पास यहाँ पे 1 के अपोजिट इस तरफ 6 आ सकता है, 5 है, 5 के अपोजिट 2 आ सकता है, ऊपर 4 है या 3 है तो 4 आ सकता है, ये तो बन जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। अब देखो आपके पास इस तरफ 4 है, इस तरफ 3 है तो ये तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन जो था क्यूबिकल ब्लॉक का ऑलवेज सम जो था 7 के बराबर बिल्कुल सही बैठ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। चलिए चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल्स की, देखिए अगर मैं बात करता हूँ ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, आपके पास एट्थ, ठीक है, फिर नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ के बाद ये बड़ा टेंथ, और ये एक बड़ा और 11th। तो टोटल कितने ट्रायंगल आपके पास बनेंगे? 11 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, 11 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। होपफुली बात क्लियर हुई है कि कितने ट्रायंगल हैं, 11 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। आगे है ई की वैल्यू जो है 5 है, अब बी की 6 है, सी की 7 है, इस तरीके से गिवन। थोड़ा ध्यान दें, ए का नंबर होता है 1, ए का नंबर क्या होता है बेटा आपके पास 1, ई का नंबर होता है 5, 2, 6, नंबर कितना है 4, यहाँ पे 4, 3 और 7 आपके पास 4, और आपके पास 4 और 12 सॉरी 8 है, और यहाँ 12 है, तो मतलब 4 का गैप है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पूछा है गो अहेड का कोड निकालो, तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि 4 का गैप यहाँ पे सभी जगह पे आ रहा है, तो सिंपल ऐड कर लो ना 4। अब जी की वैल्यू होती है 7, 7 में अगर 4 ऐड करोगे 11 आएगा, 11 पे आएगा के, तो पहले ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इसमें से चेक करना है, तो देखो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एस है, एस है, एस है, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 था तो 19 आएगा, मतलब एस आएगा, ये भी हो गया। अब एक था, एक में 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, ई आएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आंसर। पूरा तो निकालना ही नहीं, हमें तो ऑप्शन से ही कटिंग कर लेनी है कि इस तरीके से काट लेंगे, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे, ए का नंबर 1 और इसका 26, 27, 1 और 25, 2 और 25, 27, 3 और 24, 27, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी, तो अगला क्या आएगा डी, और लास्ट से आएगा डब्ल्यू, ठीक है ना, जेड वाई एक्स एंड डब्ल्यू, तो डी ऑप्शन आंसर। लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पजल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देयर आर 7 फैमिली मेंबर पी क्यू आर एस टी यू बी एंड 4 ऑफ द हुम आर फीमेल। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 4 फीमेल हैं, ठीक है। अगर 7 बंदे थे, 4 फीमेल है, तो 3 मेल होंगे, सिंपल, 3 क्या है, मेल है, ठीक है। द फैमिली रन इनटू 3 जनरेशन, 3 जनरेशन का मतलब पता बेटा यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 जनरेशन का मतलब मेरे दादा, मेरे पापा और 3rd जनरेशन में मैं, ठीक है। देन आगे है द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड कपल, 2 क्या है, मैरिड कपल हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 डॉटर्स, ठीक है, एंड 2 मदर्स, ठीक है, 2 मदर्स। एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस इज द ब्रदर ऑफ आर एंड आर्स मदर यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है एस इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द मदर ऑफ यू, आर इज द मदर ऑफ यू। आगे है वी इज क्यूज सन इन लॉ, कि वी जो है वो क्यू का सन इन लॉ है, क्यू का क्या है, दामाद है, वी, तो मतलब क्यू की कोई ना कोई बेटी होगी तभी तो इसका दामाद लगेगा। आगे है आपके पास P इज द फादर ऑफ आर, लीजिए बेटा P इज द फादर ऑफ आर, अगर P फादर है तो पॉजिटिव बना लिया। तो अगर मैं Q को बेटा यहाँ पे बिठाता हूँ, अगर मैं Q को बेटा यहाँ पे बिठाता हूँ तो आपके पास R इसकी बेटी आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास V आ जाएगा, और ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई सारी कर रहा है। तो पहले तो मैं अपनी कंडीशन को चेक कर लूँ कि यस कंसीडर किया जाए, तो आपके पास यहाँ पे एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, टी एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में बात की गई है, तो टी की अगर यहाँ मैं बात करूँ तो टी अभी तक आपके पास है नहीं। आपके पास अगर टी देखा जाए तो टी कहीं भी रख लो यहाँ पे। अब पहले आपके पास 4 फीमेल थी, एक फीमेल आ गई, दूसरी फीमेल आ गई, ये तीसरी फीमेल, चौथी फीमेल, मतलब यू एक फीमेल ही होगी और टी एक फीमेल ही होगी।
अब ध्यान दो, आपको ये नहीं बताया कि टी कहाँ पे आएगा, कुछ नहीं पता, पर वेरिएबल तो है तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करना है तो मतलब टी एक डॉटर ही है, एक बच्चा ही है, ये कन्फर्म है, फीमेल है। तो ये पूरी हो गई कंडीशन। अगला है 3 मेल है, तो एक मेल आ गया, दूसरा मेल आ गया, तीसरा मेल आ गया। 2 मैरिड कपल हैं, पहला मैरिड कपल, दूसरा मैरिड कपल। 3 डॉटर हैं आपके पास, यहाँ पे पहली डॉटर है, दूसरी डॉटर है, और टी भी ऑब्वियसली डॉटर ही होगी। और 2 मदर हैं, तो पहली मदर आ गई, दूसरी मदर आ गई। बेटा ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, हु इज द हस्बैंड ऑफ आर। आर का हस्बैंड कौन है, वी। आर का हस्बैंड कौन है, वी। डन। चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो क्यू इज द मदर ऑफ आर, चेक करते हैं कि क्यू इज द मदर ऑफ आर। क्यू इज द मदर ऑफ आर, ये तो आपके पास ट्रू है, ठीक है। नॉट ट्रू बतानी थी, तो टी में बी द सिस्टर ऑफ एस। देखते हैं, टी में बी द सिस्टर ऑफ एस। मे का मतलब ऐसा हो सकता है, पक्का तो नहीं है। अगला है वी में द फादर ऑफ टी, ऐसा भी हो सकता है। और टी एंड वी आर मैरिड कपल, ये आखिरी देखते हैं, टी एंड वी आर। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वी की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। तो यही आपका आंसर बनेगा यहाँ पे कि ये मैरिड कपल नहीं है। नॉट ट्रू बताना था, बाकी सारी तो ट्रू है, तो ये आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डज चिल्ड्रन पी हैव। तो पी के कितने बच्चे हैं बेटा। पी के अगर मैं बच्चों की बात यहाँ पे करता हूँ तो पी के बच्चे कितने हैं। पी का पहला बच्चा जो निकला है वो निकला है आर, दूसरा है एस, तीसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, टी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आइदर आपके पास बी और सी, या तो मतलब 2 होंगे या तो 3 होंगे, हमें नहीं पता, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू यू। अगर क्यू की मैं बात करता हूँ तो क्यू जो थी एक बार देख लेते हैं, ग्रैंड मदर लगेगा जितना मेरे को याद है। तो हाउ क्यू इज रिलेटेड टू यू, यू की क्या लगती है, ग्रैंड मदर। चलिए ग्रैंड मदर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टी एंड यू आर। अब आपको पता था कि टी का जेंडर तो हम जानते नहीं, तो टी का जेंडर क्या हो सकता है, आंट भी हो सकती थी, नीज भी हो सकती थी, पर अंकल कभी नहीं हो सकता। टी कभी भी अंकल नहीं हो सकता, सिस्टर भी हो सकती थी। तो आंसर बनेगा आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। कभी भी अंकल नहीं होगा क्योंकि टी का जेंडर पता था, नेगेटिव था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फाइंड द रोंग नंबर सीरीज। अब ये नहीं पूछा कि सही बताओ, यहाँ पे ये पूछा है रोंग नंबर सीरीज। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। इन दोनों के बीच में 9 का गैप है। आगे कितने का गैप है, 10 का। अब थोड़ा सा समझ के देखो, 5 से 7 2, 7 से 9 2, 10, तो मतलब 34 यहाँ पे गलत है। मतलब यहाँ पे 11 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो यहाँ नंबर आना चाहिए था 35। तो मतलब बी ऑप्शन आंसर बन रहा है। चाहे तो आप देख लो, फिर आगे 11 भरोगे 35 में तो आपके पास 48 बनेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर 11 नहीं फिर 13 भरा जाएगा, ये 11 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा, तो 48 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये सीरीज गिवन है। इसमें क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 4 के पेयर पहले बना के देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डबल ए, ठीक है। यहाँ पे डबल ए है, फिर बी है, यहाँ पे डबल बी आ गया, ठीक है। ए बी डबल सी, ठीक है। आपके पास डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी, ठीक है। तो यहाँ पे सी। ये सीरीज कुछ ऐसे बनी, डबल ए बी सी, डबल बी ए सी, आपके पास ए बी डबल सी, डबल ए बी सी, फिर डबल बी। मतलब इस तरीके से सीरीज रिपीट हो रही है आपके पास। तो आंसर क्या बन रहा है, सी बी ए बी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर ये निकल रहा है, ठीक है। डबलिंग ऑफ नंबर है, पहले 2 बारी ए आ गया, फिर 2 बारी बी आ गया, फिर 2 बारी सी आ गया, फिर से 2 बारी ए आ गया, फिर से 2 बारी बी आ गया। अगर आगे होता तो सी आता। इस तरीके से यहाँ पे रिपीट हो रहा है।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आई जो है वो क्या है, फॉर इंडियन, ठीक है, एस स्टैंड फॉर साइंटिस्ट, ठीक है, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, द रीजन विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन, मतलब नॉन इंडियन का है तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो सारा का सारा इंडियन का है, ये तो सारा का सारा इंडियन का आ गया। नॉन इंडियन मतलब ये तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, नॉन इंडियन बाकी बचा हुआ चाहिए। नॉन इंडियन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का एस आ गया। हु आर पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट भी हो और पॉलिटिशियन भी हो, साइंटिस्ट भी हो और पॉलिटिशियन भी हो, तो वो है एफ, वो है आपके पास एफ। सो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ तक होपफुली सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys देखिए आपके पास मॉक में क्या आया है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोला जाता है इसको। ऑल दैट इज ह्यूमन मस्ट रिवर्ट इफ इट डज नॉट एडवांस। रिवर्ट की जगह क्या आ सकता है, द आंसर हैज टू बी रेट्रोग्रेड। नेक्स्ट, राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years when his parents came। पास्ट है तो राहुल, ये ऑप्शंस आगे क्यों नहीं बढ़े, it should be had been living, there is a problem over there, it should be had been living because for लग गया। और अच्छा हुआ आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज आ गई, ऑप्शन तो आप देख ही चुके थे, आंसर शुड बी had been क्योंकि सिंस for लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, there we get to this rearrangement and its options too। तो देखते हैं, कहता द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्कल द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स, राइट। इट इज सिलिकॉन चिप है, दिस प्रोड्यूसेस हो गया व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल द बीम कैरीज। अब पॉइंट क्या है कि जब आप रिमोट कंट्रोल को प्रेस करते हैं तब बीम कैरी करती है ना, तो इतना तो पता लग गया कि इसके बाद एक इंफ्रारेड बीम की बात करता है, फिर आना चाहिए वो बीम कैरी करती है, तो काइंड ऑफ आर के बाद क्यू बनता है और क्यू के बाद एस बनता है। तो कैन वी से दैट आर क्यू एस की चेंज जरूरी है? अगर आर क्यू एस की चेंज जरूरी है तो आंसर शुड बी पी आर क्यू एस। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लैंड ओनली इन 1828। फिर कहता द कोर्स ऑफर्ड वाज ऑन द इंग्लिश, अब ये कोर्स है, इंस्टेड इट वाज ऑफर्ड, ऐसा हो गया। फिर वो कहता है इट वाज ओनली इन 1831 दैट लिटरेचर वाज ऑफर्ड एज किंग्स, इवन देन इट वाज ऑफर्ड इन दिस। तो आपके पास ये डायरेक्टली आए। अब आपको देखकर पता लग गया है, जो मर्जी कहो एस के बाद क्यू की चेन है, क्यों? क्योंकि ये एस है। फिर उसके बाद बोलता है इट वाज ऑफर्ड इन प्रेस्टीजियस ऑक्सफोर्ड, कहता ये चीज इंस्टेड इट वाज ऑफर्ड इन, बाद में इसमें भी स्टार्ट हो गई थी, तो एस के बाद क्यू तो पक्का ही पक्का है, तो एस के बाद क्यू ढूंढ लेना है। एस के बाद क्यू सिर्फ एक में ही है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कंचन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब क्या हो गया, कंचन बहुत आइसोलेटेड थी, रिजेक्टेड थी, आइसोलेट सा हो गई थी। नेक्स्ट, पार्टी स्टेलवर्ड्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल। टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल का मतलब क्या हो गया, अभी आप कोई रिएक्शन मत दिखाओ नहीं तो फंस जाओगे। ये पैसेज आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट पैसेज आपके पास आया था। कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करी थी, इंपॉर्टेंट की बात करी थी, उनके ब्रेन्स मोस्ट ऑफ देयर यूज होते थे। स्पोर्ट्स गेम हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते थे, फैट बचाने से रोकते थे, हेल्दी रखते थे, वो उनके यूजेस थे, मसल्स टुगेदर वर्क करती थी। टेनिस में हमारा जो आई का ब्रेन का जजमेंट था वो चलता था, तो प्रैक्टिस में टेनिस हम कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ इवेंट से सॉल्व कर सकते थे। तो ऑथर की बात कर रहा था, द ऑथर थिंक्स दैट कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। सिनेमा की बात तो करी नहीं, फिर वो कहता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इंपॉर्टेंट स्पेशली टू पीपल हु वर्क विद देयर ब्रेन्स, हैंड्स, हार्ट्स या बॉडी। वो बात ब्रेन्स की कर रहा था, बाद में उसने हैंड आई कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया था। स्पोर्ट्स मेक हैंड्स एंड लेग्स वर्क टुगेदर, नहीं। फिर वो कहता था मेंबर्स ऑफ टीम वर्क टुगेदर, नहीं। द प्लेयर्स एंड कम टुगेदर के आईज, ब्रेन, मसल, सर सब कुछ मसल्स वगैरह वर्क करता था। द गेम साइडेड बाय ऑथर वाज टेनिस। इन टेनिस व्हाट इज डन इज डिसाइडेड बाय, क्या करना चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है टेनिस में, वो होता है प्लेयर के दिमाग से। ये भी डायरेक्ट बताया था। और भी है, वी रैन एज फास्ट एज वी कुड। देयर वी गो विद दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। टेक केयर, एंजॉय।